Hello everyone, welcome back on Commerce Hurricanes. As you know, we are doing Indian economy on the eve of independence chapter and इससे related मैंने 2 parts already बनाए हैं, part 1 and part 2. I hope आपने वो देख लिया है. In case आपसे वो videos miss हुई हैं तो प्लीज़ उन्हें ज़रूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है. और अगर वीडियोज़ आपको पसंद आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा. तो चलिए आज के इस पार्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं. आज हम पढ़ेंगे कि इंडिपेंडेंस के टाइम पर हमारा डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसा था. डेमोग्राफिक का मतलब कि उस टाइम पर जो लोग रह रहे थे उनकी जीवन शैली कैसी थी, उस टाइम पर मेडिकल फैसिलिटीज़ कैसी थी. तो वीडियो को स्टार्ट करें. चलिए, डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. आप सबको पता है कि ब्रिटिशर्स ने हमारा पूरी तरह से एक्सप्लॉयटेशन किया था. हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर तो अफेक्टेड था ही, साथ में उन्होंने हमारे मेडिकल फैसिलिटीज़ को भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया था. उस टाइम पर प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ ना होने के कारण इंडिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा, जिसमें से फर्स्ट प्रॉब्लम क्या थी, बर्थ रेट एंड डेथ रेट. उस टाइम पर लोगों का बर्थ रेट बहुत ज़्यादा था क्योंकि लोग ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे, फैमिली प्लानिंग के बारे में उन्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, तो उनके बहुत ज़्यादा बच्चे होते थे जिससे बर्थ रेट बहुत हाई जाता था. मगर प्रॉब्लम क्या थी कि जितनी जल्दी वो पैदा होते थे उसी तरह उनकी डेथ भी जल्दी हो जाती थी, क्योंकि जैसे ही कोई बच्चा बीमार पड़ता था या कोई पर्सन बीमार पड़ता था तो प्रॉपर हॉस्पिटल्स ना होने के कारण, अच्छे डॉक्टर्स ना होने के कारण वो लोग मर जाते थे. तो उस टाइम पर बर्थ रेट जितनी तेज़ी से बढ़ रहा था उतनी ही तेज़ी से डेथ रेट भी बढ़ रहा था. सेकेंड, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. इन्फेंट का मतलब होता है ऐसा बच्चा जो 1 ईयर से छोटा है. तो उस टाइम पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे इंडियंस फेस कर रहे थे वो ये थी कि जो नवजात शिशु होते थे, जो मतलब 1 ईयर से छोटा बच्चा होता था, उनकी डेथ बहुत जल्दी होती थी, क्योंकि इतने छोटे बच्चे का इम्यून सिस्टम वीक होता है, उसको बहुत केयर की ज़रूरत है. बट उस टाइम मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी, लिटरेसी रेट नहीं था, इसीलिए उन बच्चों की अच्छे से देखभाल नहीं हो पाती थी और उनकी डेथ बहुत जल्दी होती थी. नेक्स्ट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी. लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कि एक ह्यूमन बीइंग जो है उसकी एवरेज लाइफ क्या है. तो उस टाइम पर आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि सिर्फ 32 इयर्स एवरेज थी एक पर्सन की. मतलब जब ये देखा गया कि एक इंसान कितने साल जीता है तो सिर्फ 32 साल. इतनी ज़्यादा डेथ रेट थी वहाँ पर, क्योंकि उन लोगों के पास अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं थी ना, अच्छा फूड नहीं था, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ ना होने के कारण डेथ बहुत जल्दी हो जाती थी. तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट बहुत घटिया था उस टाइम पर. नेक्स्ट वॉज लिटरेसी रेट. लिटरेसी रेट मतलब उस टाइम पर लोग एजुकेटेड नहीं थे. उस टाइम पर आप मानेंगे सिर्फ 7% पॉपुलेशन, वुमेन पॉपुलेशन एजुकेटेड थी. इतने बड़े इंडिया में सिर्फ 7% लड़कियां पढ़ी लिखी थी और जेंट्स भी बहुत कम पढ़े लिखे थे. तो जिसकी वजह से ऑब्वियस सी बात है, अगर आप ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हो तो आप उतनी ज़्यादा ग्रोथ भी नहीं कर पाएंगे. तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमारा इंडियन उस समय फेस कर रहा था. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अबाउट द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन. आप जैसा कि इस चार्ट में देख सकते हैं, मैंने आपको कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं. ये पॉइंट्स क्या हैं मैं आपको एक बार ओरली समझा देती हूँ, रीड करेंगे तो आपको इजीली समझ आएगा. 1921 के बाद से हमारा जो पॉपुलेशन था उसको ईयर ऑफ ग्रेट डिक्लाइन बोला गया. ऐसा इसीलिए बोला गया क्योंकि ये एक ऐसा ईयर था जिसके बाद से हमारी पॉपुलेशन कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज़ करती गई. पहले के टाइम पर क्या प्रॉब्लम थी कि हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन थी वो किसी ईयर में तो वो इंक्रीज़ पाई जाती थी और जब दोबारा सेंसस किया जाता था तो पॉपुलेशन कम पाई जाती थी. इसका मतलब कि हमारा जो पॉपुलेशन था वो फ्लक्चुएट करता रहता था, किसी सेंसस में वो इंक्रीज़ और किसी सेंसस में वो डिक्रीज़ पाया जाता था. जैसे कि 1901 में जब सेंसस किया गया तो हमारी जो पॉपुलेशन थी वो डिक्लाइन पाई गई. उसके बाद 1911 में जब हमने दोबारा सेंसस किया तो हमारी कंट्री की पॉपुलेशन इंक्रीज़ पाई गई. लेकिन 1921 एक ऐसा पीरियड था जिसके बाद से जितनी बार भी सेंसस किया गया हर बार हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज़ ही हुई. उसके बाद कभी हमारी पॉपुलेशन का रेट डिक्रीज़ नहीं हुआ. तो इसीलिए इसको ग्रेट डिवाइड कहा गया. नाउ व्हाट इज़ अ सेंसस. सेंसस क्या है? सेंसस हम जनगणना जिसे कहते हैं, दैट इज सेंसस, जिसके थ्रू हम जानना चाहते हैं कि एक कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है. तो यहाँ पर आकर एक ऐसा पॉइंट आ गया जब हमारी पॉपुलेशन कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज़ करती गई, वो कभी डिक्लाइन नहीं हुई और इसीलिए कंट्री के ऊपर प्रेशर इंक्रीज़ हुआ.
क्योंकि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है आपको उतना ही फूड की ज़रूरत पड़ेगी, उतना ही शेल्टर की ज़रूरत पड़ेगी और इसके लिए मनी की रिक्वायरमेंट होती है। और उस टाइम पर कंट्री इतना अमीर नहीं था क्योंकि सारा का सारा पैसा तो ब्रिटिशर्स ले जा चुके थे। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ करती गई गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर इंक्रीज़ होता गया कि इन लोगों के लिए फूड शेल्टर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कैसे किया जाए। तो ये जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हुआ इसने बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाला। ट्रांजिशन का मतलब बदलाव आना। पॉपुलेशन पहले घट रही थी फिर बढ़ रही थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, पॉपुलेशन कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होने लगी और ये बदलाव कंट्री के लिए सही नहीं था। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था। तो जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ऑक्यूपेशन सेक्टर हमारा जो कंट्री थी उसको 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया था, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी सेक्टर। एंड एज यू कैन सी कि प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इन्वॉल्व थी। मतलब कि कंट्री में जितने भी लोग हैं उसमें से ज़्यादातर लोग किस में इन्वॉल्व थे, प्राइमरी सेक्टर में, जैसे कि एग्रीकल्चर, होजरी, फिशरी एटसेट्रा। उसके बाद कुछ लोग ऐसे थे जो सेकेंडरी सेक्टर से जुड़ गए थे, जो थोड़ा पढ़े लिखे थे, उन्होंने लार्ज स्केल या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में काम करना शुरू कर दिया, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग करना शुरू कर दिया। और उसके बाद जो बिल्कुल थोड़े लोग रह गए थे वो टेरिटरी सेक्टर के साथ जुड़े, जैसे कि ट्रेड, कॉमर्स करने लगे या ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग वगैरह का काम करने लगे। तो इस तरह से हमारी कंट्री में ऑक्यूपेशन डिवाइड कर दिया गया। लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या थी क्योंकि ज़्यादातर जो पॉपुलेशन थी हमारी एग्रीकल्चर में डली हुई थी और ऑब्वियस सी बात है कि एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। वो प्रॉब्लम्स भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मेरी दूसरी वीडियोज़ में, राइट। तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि उस टाइम एग्रीकल्चर की क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। तो इसीलिए हमारी कंट्री जो थी, जब ऑक्यूपेशन के बारे में डिसाइड किया गया, उसके बारे में रीड किया गया, तो कुछ ऑब्जर्वेशंस हमने फाइंड आउट की जो आप एग्जाम में लिख सकते हैं। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या थी अबाउट द एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर हमारा प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन था। ज़्यादातर इनकम जो थी कंट्री के अंदर वो एग्रीकल्चर से ही आ रही थी। लेकिन जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ होती है लाइक यूके, यूएसए, इन कंट्रीज़ में क्या था, लोग एग्रीकल्चर पे नहीं डिपेंड करते थे। सिर्फ 4 या 14% लोग ऐसे थे जो एग्रीकल्चर का काम करते थे, बाकी सभी लोग दूसरे दूसरे सेक्टर्स में इन्वॉल्व थे, जिससे कि उनकी इनकम बहुत ज़्यादा होती थी। हम लोग किस पे डिपेंड थे, सिर्फ एग्रीकल्चर पे। और एग्रीकल्चर में इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी कि हमारी इनकम रेगुलर नहीं हो पा रही थी और हमारी कंट्री का जो जीडीपी ग्रेड था वो भी इंक्रीज नहीं हो पा रहा था। सेकेंड जो हमने यहाँ फाइंड आउट किया वो क्या था कि हमारा जो इंडस्ट्री है वहाँ से हमें जो इनकम मिल रही है वो इनसिग्निफिकेंट है, मतलब उसका कोई मायने नहीं था क्योंकि बहुत ही थोड़े से लोग थे जो इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए थे। तो जितने कम लोग उसमें जुड़ेंगे उतना ही कम प्रोडक्शन होगा, कम प्रोडक्शन होगा तो ऑब्वियस सी बात है कम इनकम आएगी। तो उससे अगर हम कुछ इनकम कमा भी रहे थे तो वो कंट्री की ग्रोथ के लिए पर्याप्त नहीं था, राइट। नेक्स्ट, अनबैलेंस्ड ग्रोथ। किसी भी कंट्री की ग्रोथ को बैलेंस्ड तभी माना जाता है जब उसके सभी सेक्टर्स उसको सेम इनकम प्रोवाइड करते हैं। लेकिन हमारी कंट्री में क्या प्रॉब्लम थी, सबसे ज़्यादा इनकम आ रही है एग्रीकल्चर से और इंडस्ट्री से जो इनकम आ रही है वो तो किसी मायने किसी भी लायक थी ही नहीं। तो हमारी कंट्री का जो बैलेंस्ड ग्रोथ था वो अनबैलेंस्ड हो गया। आफ्टर स्टडिंग अबाउट द ऑक्यूपेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उस टाइम पर कैसा था, यानी देश का जो बुनियादी ढांचा था वो कैसा था। आप सभी को पता है कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, अपने प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए रेलवे ट्रैक्स बनाए थे, रेलवेज चलाई थी। तो जैसे ही उन्होंने हमारी कंट्री को छोड़ा वो रेलवेज किसके फ़ायदे के लिए यूज़ होने लगी, इंडियंस के फ़ायदे के लिए। तो उनकी वजह से हमारे यहाँ फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ, रेलवेज वर डेवलप्ड। उन्होंने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या किया, रेलवे का निर्माण किया। सेकेंड, पोर्ट्स वर डेवलप्ड। पोर्ट का मतलब बंदरगाह, जैसे कि आपने शिप के थ्रू अगर कोई सामान मंगवाया है तो जहाँ पर उस सामान को उतारा जाता था उस जगह को हम पोर्ट कहते हैं। तो वो पोर्ट्स भी किसने डेवलप करवाए थे, ब्रिटिशर्स ने। नो डाउट उन्होंने ये अपने बेनिफिट के लिए किया था बट बाद में ये फ़ायदा हमें मिला। नेक्स्ट, पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर डेवलप्ड। उन्होंने ही इंडिया में पोस्टेज और टेलीग्राम का काम शुरू करवाया था। नेक्स्ट, रोड्स वर डेवलप्ड टू फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि रॉ मटेरियल को पहुंचाने के लिए उन्होंने रोड्स का भी निर्माण किया। जैसे रेलवेज बनाई थी वैसे ही उन्होंने रोड ट्रांसपोर्टेशन भी स्टार्ट करवाया। तो जो जो चीज़ें उन्होंने करवाई थी उससे हमारी कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना स्टार्ट हुआ।
आफ्टर दिस वी विल डिस्कस अबाउट द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। जैसा कि आप जानते हैं, हमने पढ़ा कि ब्रिटिशर्स ने हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल, ऑक्यूपेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी चीज़ों को उन्होंने डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो चीज़ उन्होंने की थी उसका बेनिफिट हमें भी मिला उनके कंट्री छोड़ने के बाद। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ब्रिटिशर्स अच्छे थे, बट उन्होंने जो कुछ भी किया उसके बाद कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा तो बेनिफिट मिला। तो क्या बेनिफिट था वो हम पढ़ते हैं। फर्स्ट वॉज कमर्शियल आउटलुक ऑफ द फार्मर्स। जो फार्मर, जो किसान पहले सिर्फ किसके लिए अनाज उगाता था, सिर्फ अपना पेट भरने के लिए, अब उसे ये समझ आने लगा कि अगर मैं खेती करता हूँ और उसको मार्केट में जाकर बेचता हूँ तो मैं इससे अच्छा पैसा भी कमा सकता हूँ। तो अब वो कमर्शियली सोचने लगा। नेक्स्ट, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आप सब जानते हैं रोड, ब्रिजेस, टेलीग्राम, रेलवेज वगैरह उन्होंने स्टार्ट करवाया था, तो ऑब्वियसली इन चीज़ों को चलाने के लिए हमें नीड किसकी पड़ी, इंसानों की, ह्यूमन की नीड पड़ी। अब जैसे ही ह्यूमन की ज़रूरत पड़ी, हमने उन लोगों को जॉब देना स्टार्ट किया और इंडिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने लगा। अब लोग एग्रीकल्चर को छोड़कर एम्प्लॉयमेंट में आने लगे। नेक्स्ट, कंट्रोल ऑफ फेमिन्स। फेमिन्स का मतलब होता है भुखमरी। पहले के टाइम पर क्या था कि अगर किसी एरिया में भुखमरी होती थी, अकाल पड़ता था, तो हम उस जगह पर फूड नहीं पहुंचा पाते थे, लेकिन रेलवेज के थ्रू, रोडवेज के थ्रू अब हम अपना रॉ मटेरियल और अपना फूड प्रोडक्ट उनके यहाँ पहुंचाने लगे। तो इससे क्या हुआ कि भुखमरी पर कंट्रोल हो गया। नेक्स्ट, मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप सबको शायद बार्टर सिस्टम के बारे में पता होगा, जिसमें एक प्रोडक्ट के बदले हम दूसरा प्रोडक्ट लेकर आते थे। उस टाइम पर पैसे का निर्माण नहीं हुआ था, मनी बनी नहीं थी ना। तो मॉनेटरी सिस्टम जो हमारा था पहले, बार्टर सिस्टम, वो टोटली चेंज हो गया, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स इंडिया से गए तो लोगों को समझ आने लगा कि मनी भी कोई चीज़ होती है, और उन्होंने बार्टर सिस्टम को ख़त्म करके मनी का एक्सचेंज करना स्टार्ट किया। देन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। हमारी कंट्री का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत एफिशिएंट होने लगा, क्योंकि आप सबको पता है कि हमारे देश का जो संविधान है वो कुछ ब्रिटिशर्स के संविधान से मिलता जुलता है ना। वहीं से बहुत सारे पॉइंट्स उठाए गए हैं। तो ब्रिटिशर्स ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसका बेनिफिट हमारी कंट्री में भी आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि उनकी वजह से हमारा जो सिस्टम था वो बढ़ गया, अच्छा बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये जो टॉपिक है और चैप्टर है एंड होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।